क्या है कि कोमा में भी कोई जाता है तो उसको भी कवर किया जाएगा। तो नहीं, अब अभी पुरानी जो अब से होएगा ना। दूसरा जो विषय है असाधारण होता है, आपकी सैलरी होती है ना, वो पूरी दी जाएगी। असाधारण पेंशन का मतलब होता है कि आप कहीं कोमा में जाते हैं तो आप कहीं जीवित रहते तो काम कर रहे होते, और काम कर रहे होते तो आपकी जो सेवा काल है वहां तक कि आपको जो सैलरी दी जाती है वो दी जाएगी। उसके बाद रिटायरमेंट आता है, और रिटायरमेंट के बाद उसको फिर पेंशन दी जाती है, तो उसको फिर लागू किया जाएगा। इसीलिए उसको असाधारण पेंशन कहा जाता है। मैं समझ गया, इन्होंने कहा कि वो जब तक की थी, मैंने क्लियर वही किया है, सेवा काल तक की है, उसके बाद सेवा काल के बाद वो पेंशन में चला जाएगा। फिर आपके जो दूसरा बिंदु है वो जो हम लोग की आईटी रिलेटेड है, इसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2300 करोड़ का एक आईटी पार्क लगाने का निर्णय किया था, और इसका उन लोगों ने एमओयू साइन किया था जब हम लोग का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। एक पूरा बोल दूंगा ना। फिर उसके बाद ये 29 जुलाई 2018 को उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई। ये जो आईटी पार्क या सॉफ्टवेयर विकास केंद्र जो लगाना है वो नोएडा में लगेगा, सेक्टर 157 में है। हमारी जो आईटी पॉलिसी है वो कहीं आप नौकरियां ज्यादा पैदा करते हैं तो उसको केस टू केस हम ले सकते हैं, या निवेश के आधार पर भी केस टू केस हम कुछ छूट और रियायत दे सकते हैं, वो सबका उल्लेख है। और इसके अंदर 30,000 नौकरियां पैदा होंगी। इनको जो भूमि मिली है वो 74.76 एकड़ है, 76 एकड़, और इसकी पूरी की पूरी जो लागत होती है जमीन की वो 687.83 एकड़ है, 687.83 करोड़ है। तो जो नीति है उसके आधार पर, क्योंकि निवेश ज्यादा है, और दूसरा जो नौकरियां पैदा कर रहे हैं उसके आधार पर भी हमारी पॉलिसी 25% का रिबेट देती है। वो 25% का उनको रिबेट दिया जा रहा है जो जमीन की वैल्यू के ऊपर। तो 171.96 करोड़ का रिबेट इस पे दिया जाएगा। 171.96 करोड़ का जो लैंड वैल्यू है उस पे रिबेट दिया जा रहा है। ये 25% बनता है। इसके लिए ये कैबिनेट में आया था। हम लोगों का जो प्रयास है कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 भारत में बने। आपने देखा हैगा कि हैदराबाद और बेंगलोर एक समय में बना था, मगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे है। अब वहां पे ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ होने के लिए अनेक अलग अलग जगह लोग ढूंढते हैं। तो नोएडा के अंदर हमारा प्रयास है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर आईटी इंडस्ट्री को अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत हम लोग उन लोग को आकर्षित करें, उनको इंसेंटिवाइज करें और वहां पे लेकर आए। और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो देश की नंबर 1 कंसल्टेंसी है, जिसके बारे में सुना जाता था जब हम लोग सरकार में आए थे कि वो छोड़ के जा रहे हैं, आज आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो और बड़ा निवेश करने जा रहे हैं जहां 30,000 नौकरियां पैदा होंगी। अब उनको आज पास किया, समय लगता है।
2300 करोड़। जो अगला बिंदु है वो बोर्ड विकास बोर्ड के संबंध में है। ऐसे दो बिंदु और हैं। वो पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किए जाने का है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पूर्वांचल बोर्ड और इसी तरह से बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और दोनों के अंदर जो एक योजनाएं अनेक कैबिनेट ने पारित भी की हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, उसका सही तरीके से संचालन मॉनिटरिंग भी हो सके, राज्य सरकार के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी ठीक तरह से हो सके जमीनी स्तर पर, तो इसका गठन किया जा रहा है पूर्वांचल विकास बोर्ड का। और उसमें अध्यक्ष के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उपाध्यक्ष 2 जने रहेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जाएगा। गैर सरकारी सदस्य भी 11 होंगे। इसके अंदर जो विशेषज्ञ के रूप में 2 जने आएंगे और सरकारी सदस्य भी होंगे और विशेष आमंत्रित भी इसके अंदर होंगे। वो अनेक विभाग के होंगे जो कि आपकी आवश्यकता के अनुसार भी होगा, क्योंकि किस योजना को लेकर आप जा रहे हैं उस योजना के तहत आपके उस विभाग के लोगों को लाना होता है। ठीक है, तो ये होएगा। और पूर्वांचल के अंदर 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये 3 साल के लिए होएगा। उसी प्रकार से बुंदेलखंड का भी बता देता हूं। मोटा मोटी वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो वही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होंगे, 2 जने उपाध्यक्ष होंगे, वो स्ट्रक्चर वही है। और ये भी 3 साल के लिए होएगा। और इसके अंदर जो जिले हैं वो झांसी, ललितपुर, 1 2 3 4 5 6 7 आपके डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे इसके अंदर। मैं पढ़ देता हूं जी। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा। वो दिया जाएगा, मगर बोर्ड पहले गठित किया गया, फिर अगली दफे उसकी डिटेल्स भी आएंगी, वो बता देंगे आप लोगों को। हमेशा रखी जाएगी। ये आबकारी मंत्री जी को मैं बाद में सौंपूंगा माइक। मैं आखिरी विषय भी बता देता हूं। अब देश भर में जीएसटी लागू किया गया है और जीएसटी लागू करने के साथ साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं व्यापारियों की। व्यापारियों को एक स्थान पर वहां पे उसकी समस्याएं दूर कर सकें, तो उसके लिए कोई बोर्ड का भी उसका भी गठन होना चाहिए। तो ये भी बोर्ड यहाँ पे गठन किया जा रहा है जो कि व्यापारियों और शासन के मध्य लगातार संवाद और सामंजस्य बना रहे। और इसको उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के नाम से कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के नाम से कहा जाएगा। और इसके अध्यक्ष के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी होंगे और उनके द्वारा 3 उपाध्यक्ष नामित किए जाएंगे और 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे और 9 विभाग के, जिसमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव होंगे, 9 विभागों के होंगे इसके अंदर। और ये हर 3 महीने पे इसकी एक बैठक भी की जाएगी।
करना है ना। अभी मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री जयप्रताप सिंह जी को माइक सौंपूंगा, आबकारी मंत्री जी को, कि एक्साइज पॉलिसी जो प्रस्तावित लेकर आए थे जिसका अनुमोदन हुआ, उसके डिटेल्स वो आप लोगों के बीच में रखें। वर्ष 2019-20 के लिए जो आबकारी नीति हम लोग ने जो तैयार किया है उसको आज कैबिनेट में पास कर लिया गया। मूलतः 18-19 के दौरान जो क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण, नीति और स्थायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रक्रियाओं को सरलीकरण के लिए आबकारी नीति में प्राविधान किया गया इस वाले 19-20 में। इसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे सिस्टम में थी, सरलीकरण के आधार पर जब उसको हमने किया है, उसी के साथ साथ में जैसे व्यवस्थापन हमारा ई लॉटरी के माध्यम से पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी जो हमारे